हेलो दोस्तों, हम पंचायती राज से संबंधित लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ यहाँ पर 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ था, जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम, उस तक वहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है, हमने आपको बताया था कुछ समितियाँ होती हैं जिन्होंने पंचायती राज से संबंधित काम किया। उन समितियों के बारे में एक दो लाइन देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि पंचायती राज में जो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं उनमें क्या क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी थी कि संविधान में संशोधन कब हुआ था, उसको कौन से अनुसूची में मिलाया गया था, सारी चीज़ें आपके पास हैं। तो अब यहाँ पर आपके पास पहली समिति का नाम आता है, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में। इसके बाद आपके पास दूसरी समिति आती है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आती है, अशोक मेहता समिति। इसका गठन हुआ था दोस्तों 1977 में, 1977 में। इसके बाद आपके पास एक समिति आती है जिसका नाम होता है GV राव समिति। GV राव समिति, इसका गठन होता है दोस्तों 1985 में, 1985 में। इसके बाद एक समिति आपके पास आती है जिसका नाम है लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति, जिसका गठन होता है 1986 में। इसके बाद आपके पास एक समिति आती है जिसका नाम है, क्या नाम है यहाँ पर, थुंगन समिति आती है। इसका गठन होता है 1988 में, 1988 में। इसके बाद एक आती है आपके पास गाडगिल समिति। क्या आती है? गाडगिल समिति आती है। ये भी आती है 1988 में। यहाँ पर इतनी सारी समितियों के नाम आपके पास आते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में, इसके बाद GV राव समिति 1985 में, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति 1986 में, थुंगन समिति 1988 में और गाडगिल समिति 1988 में आती है। इतनी सारी समितियाँ आती हैं और अपनी अपनी अनुशंसाएं देती हैं। तो एक एक करके देखेंगे कौन क्या देता है। तो जैसे अशोक बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने कहा था कि 3 स्तर पर पंचायतों को लागू किया जाए। यहाँ पर 3 स्तर कौन कौन से हो सकते हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से यहाँ पर अगर मैं एक समिति की बात करूँ आपसे, तो बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि आपके जो ग्राम पंचायत है, 3 स्तर बना दिए जाए। यहाँ पर ग्राम स्तर पर तो ग्राम पंचायत, इसके बाद यहाँ पर जनपद स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और इसके बाद यहाँ पर जिला स्तर पर जिला परिषद बना दिया जाए। यहाँ पर ये 3 स्तर इन्होंने बताए थे, इस तरह से काम किया जाए। और बलवंत राय मेहता को ही आपको पता है कि पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है, जो वर्तमान में लागू है। इसके बाद बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा थी, इस तरह से इन्होंने बात कही थी। इसके बाद अगर थोड़ी थोड़ी बात इनको आपको देखनी है, इसके बाद आपके पास सेकेंड समिति आती है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। क्या नाम है? अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति आपकी आती है, अशोक मेहता समिति, ये आती है 1977 में आती है। और इस समिति का काम क्या है? इस समिति की बात आपको याद रखना है, इन्होंने द्विस्तरीय बात कही है। कैसी? द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही है। इन्होंने 2 स्तर की पंचायत व्यवस्था की बात कही है, एक मंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर। 2 स्तर की बात इन्होंने कही है। तो ये यहाँ पर अशोक मेहता समिति का आपको नाम याद रखना। अशोक मेहता में 2 अक्षर है, तो 2 अक्षर से याद रख लीजिएगा। द्विस्तरीय यहाँ पर नाम है और यहाँ पर 2 शब्द हैं, ठीक है। इसकी दूसरी समिति थी। यहाँ पर तीसरी समिति आपके पास एक और आती है। तीसरी समिति का नाम आपके पास होता है कि यहाँ पर GV राव समिति आती है। इन्होंने 4 स्तर की बात कही। कितने? 4 स्तर की बात कही है। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, फिर जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर पंचायत मंडल स्तर और यहाँ पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कही है। तो 4 स्तर की बात करने वाला कौन है? GV राव जी हैं। GV राव जी ने कहा 4 स्तर पर इनकी अनुशंसा को कैंसिल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया।
और आपको अभी पता है कि एक ही ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तर लागू है, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितने 4 स्तर की पंचायत लागू है, 4 स्तर का पंचायती राज लागू है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जीवी के राव समिति की बात हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, जीवी के राव समिति के बाद आपके पास आते हैं, कौन आते हैं, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति आती है। सिंघवी समिति आती है 1986 में। और ये कहते हैं कि पंचायतों को क्या कर दिया जाए, पंचायतों को कर दिया जाए संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं, संवैधानिक दर्जा देने की बात करते हैं। और इस तरह की बात उन्होंने पहली बार रखी। तो आ जाएगा पेपर में कि सर्वप्रथम पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा की बात किस समिति ने कही, तो आप बता देंगे कि लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति ने यहाँ पर कही है। इसके बाद एक समिति आती है जिसका नाम क्या है आपके पास, इसका नाम है थुंगन समिति। थुंगन समिति, इन्होंने पंचायती राज को क्या कहा, पंचायती राज को कहा कि यहाँ पर इसको किस में शामिल किया जाए, संविधान में शामिल किया जाए। इनकी कहने के अनुसार 1980 ये वाली समिति का गठन होता है 1988 में थुंगन समिति का गठन होता है। और 89 में एक बार 64वां संविधान संशोधन करके ये बात लोकसभा में पारित हो जाती है कि पंचायती राज को किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाती। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर ये समितियां हैं, यहाँ पर इन्होंने ही कहा यहाँ पर कि दल विहीन हो, यहाँ पर सिंघवी समिति ने कहा कि दल विहीन होना चाहिए, क्या पंचायती राज का चुनाव कोई दल ना हो। यहाँ पर इन्होंने ही कहा कि 5 वर्ष का कार्यकाल भी होना चाहिए। ये सब बातें कही गाडगिल समिति ने भी ये बात कही। गाडगिल समिति का नाम भी आप याद रखना कि पंचायती राज से संबंधित है। तो इतनी सारी समितियां हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित होती हैं। आप नाम एक बार और रिपीट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, और यहाँ पर अशोक मेहता समिति 1977, और यहाँ पर जीवी के राव समिति 85, लक्ष्मीकांत सिंघवी 86 और थुंगन समिति 88, गाडगिल समिति 88। तो यहाँ पर ये 5-6 समितियों के नाम आपको याद रखने होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि संविधान में अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन जब किया गया तो अनुच्छेद 243 में 243 में यहाँ पर क्या किए गए, बहुत सारे संशोधन किए गए। और संशोधन के साथ साथ यहाँ पर 16 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए। कितने, 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 243 में फिर 243 ए से लेके ओ तक 16 नए अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया। इन अनुच्छेदों को एक-एक करके देखेंगे आप, लास्ट लेक्चर में बाकी की सारी चीजें देख सकते हैं। तो 243 में अनुच्छेद 243, कौन सा 243 में क्या है आपका, यहाँ पर इसका वर्णन है, किसका, परिभाषाओं का वर्णन है, परिभाषाएं। अर्थात पंचायती राज अधिनियम जो आपका पूरा वर्णित है उनमें जो शब्दावली दी हुई है उनकी परिभाषा अगर कहीं पर दिक्कत जाती है लोक सेवक से लेकर हर चीज की, यहाँ पर क्या है, परिभाषाओं का वर्णन दिया गया है कि ये परिभाषाएं कैसी होंगी, वहां पर किस किस शब्द की परिभाषा क्या है। तो अनुच्छेद 243 में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद आता है 243 243 ए। क्या आता है, 243 ए आता है। 243 ए में क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ग्राम सभा की बात कही गई। किसकी बात कही गई है, ग्राम सभा। इसको याद रखने के लिए आप ए से असेंबली होता है और सभा होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। 243 ए में क्या दिया गया है, ग्राम सभा की बात कही गई है। इसके बाद 243 बी में क्या कहा गया है दोस्तों, तो पंचायतों का गठन की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, पंचायतों का गठन कहाँ पर होता है, तो 243 बी के तहत होता है। अभी आप नाम सब याद रखने की, किसमें क्या दिया गया है, पंचायतों का गठन यहाँ पर दिया गया है। 243 सी एक अनुच्छेद आता है दोस्तों। 243 में क्या है, 243 सी में है संरचना, पंचायतों की जो संरचना है वो यहाँ पर दी गई है। अभी एक एक करके एक अनुच्छेद का वर्णन करेंगे। फिर 243 डी में क्या दिया गया है दोस्तों, आरक्षण की बात कही गई है कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आता है, डी के बाद आता है ई। तो 243 ई में दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल दिया गया है। क्या दिया गया है, कार्यकाल, ये समय अवधि दी गई है, समय अवधि दी गई है। इसके बाद आता है एफ 243 एफ में सदस्यों के लिए अयोग्यता और योग्यता का निर्धारण, अयोग्यता और योग्यता का निर्धारण किया गया है। इसको याद रखना है आपको। ई से आप ईयर याद रख लें, कार्यकाल याद रख लें। ई से ईयर, हालांकि YEAR होती है पर आप ई को उसका प्रोनाउंसिएशन याद रख सकते हैं। एफ से फेलियर अर्थात अयोग्यता याद रख सकते हैं। फिर 243 एफ के बाद ABCDEF जी से आपको क्या है, पंचायतों की शक्तियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि शक्तियाँ कौन कौन सी होंगी। तो जी में ये वर्णित किया गया है। 243 जी के बाद एच में
कर अधिरोपित करने की शक्ति, कर या टैक्स अधिरोपित करने की शक्ति यहाँ पर दी गई है। जी के बाद H और 243 I है, जो I में आपका वित्त आयोग का गठन दिया गया है। क्या दिया गया है? वित्त आयोग का गठन दिया गया है। और I के बाद J 243 J में संपरीक्षाओं की जांच, पंचायत से संबंधित जो संपरीक्षाएं होंगी उनका ऑडिट करने की बात कही गई है। जांच किसकी? संपरीक्षाओं का, पंचायतों की संपरीक्षा करना है, जांच करना है, तो J से आप जांच याद रख लेंगे, J। इसके बाद 243 K में आपका निर्वाचन या चुनाव दिया गया है, पंचायतों का निर्वाचन या चुनाव दिया गया है 243 K में। K के बाद 243 K J के L में संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने के लिए, लागू होना, ठीक है। कहां पर संघ राज्य क्षेत्र में लागू होना? 243 L के तहत। 243 L के बाद 243 M आएगा। M का इस विधियों का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना। क्या होना? लागू ना होना। ये M में है और N में है। N में 243 क्या बचा? 243 N यहां लिख देता हूं। N में क्या है? इस विधि का निरंतर जारी रहना। क्या? निरंतर जारी रहना। और N के बाद O आता है। O में न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक, मतलब कोर्ट के हस्तक्षेप से रोक, तो इस तरह से ये 16 के 16 अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि 243 में क्या दिया गया है? परिभाषा दी गई है। 243 A में क्या दिया गया है? ग्राम सभा दी गई है। 243 B में पंचायतों का गठन दिया गया है। 243 C में संरचना दी गई है। 243 में D में आरक्षण दिया गया है। E में कार्यकाल, F में अयोग्यता और G में यहाँ पर शक्तियां, H में आपको कर या टैक्स लगाने की शक्ति, I में वित्त आयोग का गठन दिया गया है, J में संपरीक्षाओं की जांच दी गई है और K में निर्वाचन, L में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होना और M में कतिपय विधियों का कुछ क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है। और यहाँ पर लागू ना होना, कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे कुछ संक्रमित क्षेत्र हैं वहां पर ये विधियां लागू नहीं है। उसके बाद N में इस विधि का निरंतर लागू रहना और भूतपूर्व विधियों का भी लागू होना, पूर्व में निर्धारित विधियों का भी लागू होना। और O में न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक। तो ये 16 अनुच्छेद हैं, आपको एक एक अनुच्छेद को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये अनुच्छेद कहीं से भी डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। पिछली बार 243 के पूछा था, यहाँ से कोई सा भी अनुच्छेद पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर एक एक करके एक एक अनुच्छेद की बात करेंगे कि किसमें क्या दिया है। सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आपको ये याद हो जाए, तो याद रखने की कोई छोटी मोटी ट्रिक मैं बता देता हूँ, आप भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर 243 में तो परिभाषा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब 243 A में असेंबली आप A से असेंबली आती है और ग्राम सभा की बात आप इससे याद रख सकते हैं। B का मतलब है गठन। 243 में क्या है? गठन। तो B से आप बनना या बिल्ड होना या गठन की बात याद रख सकते हैं। 243 C में संरचना है, तो किसी चीज को कंस्ट्रक्ट होना, उसकी संरचना होना 243 C में हो गया है। 243 D में आरक्षण की बात है, तो D से क्या है? दबे हुए लोग हैं जिनको आरक्षण मिलना जरूरी है, तो D से दबे हुए लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। और यहाँ पर ई से कहा है कार्यकाल है, तो कार्यकाल को आप ई से ईयर समझ लीजिए। ई से ईयर की स्पेलिंग हालांकि भाई EAR है और उसका प्रोनाउंसिएशन ई से होता है, तो ई से ईयर यानी कार्यकाल। एफ से फेलियर यानी अयोग्यता का निर्धारण होगा। जी से आप एनर्जी समझिए, गणेश जी समझिए, शक्तियां कौन देता है? गणेश जी देते हैं, तो जी से गणेश जी समझिए। 243 जी में शक्तियां आ जाती हैं। एच से कर या टैक्स। कर या टैक्स में क्या होता है दोस्तों कि H से आप HTC का एक मोबाइल देख रहे होंगे, तो H से टैक्स, HTC टैक्स या कर, ठीक है। 243 I में क्या होता है? इनकम। I से क्या होता है? इनकम वो है उसी के पास होगी जिसके पास वित्त होगा, जिसके पास फाइनेंस होगा, तो 243 I में वित्त की बात कही गई है। जैसे आप जांच याद रखिए, संपरीक्षाओं की जांच होती है, जो पंचायतों की संपरीक्षा होती है, जो उनका ऑडिट का वर्क होता है वो होता है। 243 के में निर्वाचन है, किसका निर्वाचन? पंचायतों का निर्वाचन। तो का जहां पंचायतों का निर्वाचन, पंचायतों का चुनाव की बात आए तो 243 के आएगा। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 243 के बाद L आया। L में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू ना होने की बात कही गई है और M में कतिपय कुछ क्षेत्रों में इसके लागू ना होने, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने की बात है और कुछ क्षेत्रों में लागू ना होने की बात किसमें कही गई है? M में। और N में क्या बात कही गई? निरंतर इस विधि का जारी रहना है ना। और पूर्व में जो विधियां बन चुकी हैं इससे पहले उनका भी यहाँ पर वहां पर क्या होगा? ओवरराइड प्रभाव इसका नहीं होगा। और O में क्या है? न्यायालय के हस्तक्षेप से रोक है। तो इतने सारे ये अनुच्छेद होते हैं, बाकी की सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यही है।
इसके बाद एक एक चीज तो हम एक एक अनुच्छेद को देखेंगे अगले लेक्चर में कि एक एक अनुच्छेद के अंतर्गत कौन सी बात कही गई है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो पे नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।